ओके चलो, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है। देखो इसको समझाते हैं अच्छा से। आ, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस, ठीक है। सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। तो क्वेश्चन पूछा था कि जो इंक हम लोग यूज करते हैं, क्या वो सिर्फ ब्लैक इंक जो यूज करते हैं वो सिर्फ एक ही कलर का बना हुआ है। तो हम बताया गया कि डाई जो बेसिकली होता है, डाई क्या होता है कि उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट मिक्स्ड रहता है, ठीक है, एक से ज्यादा कलर मिक्स रहता है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि बोला एक पेपर का थीन स्ट्रिप ले लीजिए, ठीक है, पेपर का एक फिल्टर पेपर का एक थीन स्ट्रिप ले लीजिए। तो यदि हम पेपर का थीन स्ट्रिप ले रहे हैं तो देखो, ये पेपर का हम स्ट्रिप ले रहे हैं। चलो पेपर का एक स्ट्रिप ले लेते हैं। ब्लैक है बहुत ज्यादा। देखो एक पेपर का हम स्ट्रिप ले लिए, ठीक। अब इसमें क्या बोला गया कि इसमें बोला गया आप एक लाइन बना दो, आ, एक लाइन इसमें ड्रॉ कर दो। तो एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है, इस तरीके से। अब बोला गया कि इसमें एक ड्रॉप अपना जो इंक है उस इंक का एक ड्रॉप यहाँ पे लगा दो। एक ड्रॉप इंक का सेंटर पे इसके लगा दो। और ये जस्ट होना चाहिए 3 सेंटीमीटर अबव द एज, ये 3 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। और इसको पानी में डुबा के तुमको पूरे सिस्टम को ऐसे रख देना, इसको पानी में सबमर्ज कर देना, ठीक है, वाटर में इसको रख देना। और ये ऐसे रखना है कि वाटर का जस्ट ये सरफेस इसमें टच हो, ठीक है, वाटर का ये सरफेस। तो धीरे धीरे वाटर कैपिलरी एक्शन से ऊपर चढ़ना चालू होगा। कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि जब तुम पानी रखे हो इस तरीके से और इसके ऊपर मान लो एक पाइप डालोगे ना, तो पानी अपने आप वो पाइप में रेज होता है, उसी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन से यहाँ पे वाटर अंदर जाना चालू होगा। ये चीज देखे होगे कि पेपर का थोड़ा सा एक पार्ट को तुम पानी में डुबाओगे ना, तो पानी अपने आप रेज होता है ऊपर, पेपर पेपर में अपने आप पानी रेज होता है। तो इसी तरीके से ये पानी का जो मॉलिक्यूल सब है वो इसके ऊपर जाना चालू होगा कैपिलरी एक्शन से। तो ये इंक में भी कुछ ऐसे कंपोनेंट होंगे जो वाटर सॉल्युबल होंगे। तो जो जितना ज्यादा वाटर सॉल्युबल होगा, जो जितना ज्यादा वाटर सॉल्युबल होगा वो उतना ज्यादा वाटर के साथ ऊपर जाता जाएगा। तो हेंस यहाँ पे जो कलर है ना वो अपने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेथड बता रहा है इसका, क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमेटोग्राफी का ये टेक्निक है, ठीक है, जिससे हम लोग डाई को सेपरेट कर पा रहे हैं। चलो इसके बाद आगे हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट। देखो, द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर रेजेस फास्टर, ठीक है, फास्ट रेज करेगा, फास्ट रेज करेगा, ठीक है। जो वाटर ज्यादा सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल हो, वो जल्दी रेज करके ऊपर जाएगा। एंड द वे कलर गेट सेपरेटेड, तो इस तरीके से तुम कलर को सेपरेट कर सकते हो क्रोमेटोग्राफी को यूज करके। पूछेगा एग्जाम में व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी एंड व्हाट इज एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन क्या होता है वो चीज बताना होगा, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। देखो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज नॉन एज क्रोमेटोग्राफी। सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे दिया है कि कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करना है तो उसको हम क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे। क्रोमा, क्रोमा एक वर्ड है, क्रोमा बहुत जगह सुने हो, क्रोमा स्क्रीन होता है, क्रोमा वर्ड सुनते हो। तो जहां जहां क्रोमा आता है ना, क्रोमा मतलब हो जाता है कलर, तो क्रोमा वर्ड ग्रीक का मतलब होता है कलर, ठीक है। तो दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ कलर, तो कलर को सेपरेट करने के लिए यूज किया गया था, तो इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी रख दिया गया, क्योंकि उनको लगा कि कलर सेपरेट कर रहा है तो क्रोमेटोग्राफी नाम रख देते, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन सेम सॉल्वेंट। देखो ऐसा सॉल्यूट को सेपरेट करेंगे कि जो सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पा रहा है, ठीक है, सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। तो chromatography is technique used for separation of those solute that dissolve in same solvent. With the advancement of technology, मतलब इसमें बोलना चाह रहा है ना कि 5-6 तरह के सॉल्यूट हैं और वो सारे सॉल्यूट एक ही तरह के लिक्विड में या एक ही तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। तब यदि ऐसा कंडीशन है, ऐसा मिक्सचर है कि तुम्हारे पास 2-3 कंपोनेंट है, ठीक है, और सब क्या हो रहा है कि सेम तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहे हैं, सेम तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहे हैं, तब हम लोग क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तब क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। सपोज तुम्हारे पास एक कंपोनेंट है, ये रेड कलर का है, ये कंपोनेंट, कोई फिर एक कंपोनेंट है तुम्हारे पास ग्रीन कलर का, ठीक है, ये है, फिर एक कंपोनेंट है तुम्हारे पास पिंक कलर का।
तो ये सारे कलर क्या हो रहे हैं आपस में, ठीक है, ये सब कलर, तीनों कलर सिर्फ एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जा रहे हैं, तीनों कलर सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जा रहे हैं, तब हम लोग यूज कर सकते हैं, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी यूज करने मतलब देखो सब कलर सॉल्व हो रहे हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी सबकी अलग अलग होगी, कोई ज्यादा सॉल्व होता है, कोई बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कोई थोड़े टाइम से सॉल्व होगा, तो इसी चीज का एक्सप्लोइट किया जाता है क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस में। ठीक है, इसी आइडिया, मेन आइडिया जो है यही आइडिया है उसके पीछे, क्रोमेटोग्राफी के पीछे। तो अब इसका बताया गया कि विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप। हाँ, तो क्रोमेटोग्राफी का फार्मेसी फील्ड में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, बहुत बहुत अलग अलग तरह के क्रोमेटोग्राफी होते हैं। अब यहाँ पे देखो थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी अलग होता है, उसके बाद फिर और भी तरह के क्रोमेटोग्राफी होते हैं। तो एप्लीकेशंस में यहाँ पे बोला है टू सेपरेट कलर्स इन ए डाई। देखो सबसे पहला इसीलिए तो इसका नाम क्रोमेटोग्राफी रख दिया, क्योंकि क्रोमा मतलब कलर होता था और कलर को ही सेपरेट करने के लिए यूज हुआ। फिर पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, नेचुरल कलर जो है ना उनसे पिगमेंट्स निकालने के लिए भी यूज किया जाता है। उसके बाद ड्रग फ्रॉम ब्लड, मतलब तुम्हारे खून में कितना ब्लड है, मतलब मेडिसिन है या कोई ड्रग है, तो उसको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाएगा। अब पूछ रहे हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड। अभी हम लोग इमिसिबल लिक्विड का देखे थे कि सेपरेटिंग फेनल का यूज करके हम लोग सेपरेट कर दिए थे दो इमिसिबल लिक्विड को जो आपस में मिलते नहीं थे। बट यहाँ पे मिसिबल है, दो मिसिबल लिक्विड है, तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन, लेट अस ट्राई टू, हाँ एसीटोन एंड वाटर। मतलब देखो एसीटोन किसको बोल रहा है ना, कि जो तुम्हारा नेल पेंट रिमूवर टाइप का चीज है ना, नेल पेंट रिमूवर टाइप का चीज, उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, पानी में मिक्स कर दिया, दोनों मिक्स हो गया। अब इसको बोल रहा है कि सेपरेट कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे सेपरेट करने के लिए एक apparatus लगाया है, जिसमें इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क बोल रहे हैं, नीचे से हीट कर रहा है, इसमें तुम्हारा एसीटोन भी है और वाटर दोनों मिक्स है। अब यहाँ से हीट कर रहा है, तो तुमको पता रहना चाहिए किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। मान लो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा क्या है, कम है वाटर के, एसीटोन तुम्हारे हाथ में गिरता है या तुम्हारे हाथ में लगता है तो वो इवापोरेट कर जाता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। नेल पेंट रिमूवर को तुम अपने हाथ में लगाओगे तो बहुत कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठंडा लगेगा। ठीक है, तो ये ड्राई ऊपर एसीटोन सबसे पहले जाएगा, थोड़ा सा हीट करोगे एसीटोन ऊपर जाना चालू कर देगा, ऊपर पहुंचा एसीटोन और यहाँ से मतलब ऊपर से ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ये तुम्हारा एसीटोन फ्लो होना चालू हो जाएगा। देखो एसीटोन फ्लो हो रहा है और यहाँ अगल बगल में कोल्ड वाटर चलता रहता है, इसमें कोल्ड वाटर, तो जो गर्म एसीटोन यहाँ से आ रहा है ना वो यहाँ पे कूल हो जाएगा। तो जब कूल होता है तो वाटर वो एसीटोन के फॉर्म में आके यहाँ पे नीचे कंडक्ट होने लगेगा। अदरवाइज क्या होता है, यदि ये तुम नहीं चालू करोगे, तो मतलब वाटर आउटलेट नहीं लगाओगे ऐसा, ठीक है, वाटर कंडेंसर नहीं लगाओगे, तो क्या होगा कि यहाँ से गैस के फ्यूम के जैसा एसीटोन तुम्हारा इवापोरेट हो जाएगा पूरा हवा में, तो तुम ये एसीटोन को कलेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे वाटर बचेगा ही, लेकिन एसीटोन सारा क्या होगा, हवा में चला जाएगा, हवा में सारा एसीटोन उड़ जाएगा। तो ये तुम्हारा सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन है। ठीक है, डिस्टिलेशन करके हम लोग कलेक्ट कर लिए तुम्हारा एसीटोन यहाँ पे, और वाटर इसमें इस फ्लास्क में बच जाएगा और एसीटोन यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। ठीक है, इट इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखो यहाँ पे क्या बताएगा कि जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है उसको कहाँ पे लगा देंगे। एवरी प्रोसेस वट एवर वी आर स्टडिंग हैव सर्टेन लिमिटेशन, यू कांट सेपरेट अदर थिंग्स यूजिंग अ सेम प्रोसेस। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का जहाँ पे यूज है, यू कैन ओनली यूज मतलब क्रोमेटोग्राफी जिस प्रोसेस पे लगेगा, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस जिस भी मिक्सचर के लिए लगेगा वो उसका क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, अदरवाइज वो क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस वहां पे काम नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली इफ यू हैव two miscible liquid like acetone and water, then only distillation will work, it will not work in case of two immiscible liquid। ठीक है, or even if it will work, or even if it will work, it will be more lengthy और wasteful, futile process। ठीक है, मतलब वो कोई काम का नहीं होगा, मतलब उसलिए जो इजीएस्ट वे है तो उसके लिए एक लिख दिया गया कि ऐसा कंडीशन है तब ये प्रोसेस यहाँ पे लगा लगा सकते हैं। जैसे डिस्टिलेशन में कब लगाना है, व्हेन वी हैव टू मिसिबल लिक्विड। उसके बाद आगे बताया गया कि
It is used for separation of component of mixtures containing two miscible liquid that boil without decomposition. देखो ऐसे लिक्विड होने चाहिए जो बॉयल करे बिना डिकम्पोजिशन के, मतलब ऐसा लिक्विड ना हो जिसको बॉयल करने से उसका नेचर खराब हो जाए, ठीक है, मतलब डीनेचर्ड हो जाए। तो वैसा लिक्विड को हम लोग डिस्टिलेशन से नहीं हटा सकते। डिस्टिलेशन में ऐसा लिक्विड चाहिए कि जिसको तुम हीट भी कर दे रहे हो ना, हीट कर दे रहे हो, लेकिन उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, और दो लिक्विड जो आपस में मिले हो, मान लो लिक्विड ए लिक्विड बी आपस में मिले हुए हैं, लिक्विड ए लिक्विड बी आपस में मिले हैं, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए। ये नहीं कि इसका 10 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट और इसका 11 डिग्री है, तो हम लोग डिस्टिलेशन का प्रोसेस यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, ऐसे में डिस्टिलेशन नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन एक का 100 डिग्री है और एक का 50 डिग्री है, तो तुम आराम से डिस्टिलेशन कर सकते हो, ठीक है। To separate a mixture of two or more miscible liquid for which the difference in boiling temperature is less than 25 K। देखो 25 K से 25 K मतलब 25 केल्विन से कम का डिफरेंस है, लेस देन 25 केल्विन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करने का कंडीशन दिया है कि दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट में 25 K का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताया है, फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, ठीक है, डिफरेंट गैस को यदि सेपरेट करना है एयर से तो तुम यूज कर सकते हो डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, अलग अलग फ्रैक्शन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। द apparatus इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का apparatus है वो सिंपल डिस्टिलेशन के apparatus के जैसा ही होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर, मतलब कंडेंसर और जो तुम्हारा डिस्टिलेटिंग फ्लास्क है उसके बीच में सिर्फ एक डिफरेंशियल कंडेंसर फिक्स कर देगा। देखो ये सिंपल डिस्टिलेशन का है, तो इसी तरह पे यहाँ पे एक कुछ और इक्विपमेंट फिक्स कर देगा जिससे वो डिफरेंशियल डिस्टिलेशन होने लगेगा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्सेप्ट दैट fractionating column is fixed in between the distillation flask। देखो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला चीज को नया ऐड कर दिया, अदरवाइज जो ये डिस्टिलेशन वाला हो गया, और नहीं तो दूसरे वाले में क्या था कि ये जो पंप है ना ये डायरेक्ट इसमें लगा हुआ था, इस नेक में लगा हुआ था, ठीक है। देखो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डिफरेंस, और इसमें तो एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। ये चीज तुमको ध्यान में रखना, पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन। सो यहाँ पे बताना होगा कि वी यूज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज यूज्ड इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। और फ्रैक्शनल हम लोग कब यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, ठीक है, डिफरेंट गैस को यूज सेपरेट करना है एयर से तब यूज कर सकते हैं। अब देखो ए सिंपल यहाँ पे क्या बोला गया, हाँ, द apparatus इज सिमिलर, ठीक है। हाँ, द सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास वीड। देखो अब पूछा व्हाट इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये वाला जो कॉलम दिखा रहा है ये क्या है, तो बताए इट इज जस्ट पैक्ड विद ग्लास वीड। इसमें देखो जो ये गोल गोल दिख रहा है ना, ये स्फेरिकल चीज, ये क्या है, ग्लास वीड है, शीशा का मोती, ठीक है, ग्लास बीड, एंड प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। यहाँ पे क्या होता है कि बार बार जो भी कंपोनेंट यहाँ से वेपराइज करके जा रहा है ना, वो बार बार कूल हो रहा है, उसके बाद फिर ऊपर जा रहा है। जैसे सिंपल डिस्टिलेशन में क्या था कि यहाँ से जो वेपर उड़ा वो डायरेक्ट जाके तुम्हारे कंडेंसर में चला जा रहा था, ठीक है, और कंडेंसर में यहाँ पे कलेक्ट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिपीटेडली बार बार जो तुम्हारा क्या हो रहा है वो कंडेंस हो रहा है, यहाँ से फ्लाई होके इसमें जाएगा और इसमें कंडेंस होगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर यहाँ से फ्लाई होके ऊपर जाएगा, ये साइकिल चलेगा यहाँ पे बार बार, ठीक है, इसलिए, और उसके बाद फिर यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ पे कलेक्ट होना चालू होगा। The bead provides surface for the vapor to cool and condense repeatedly as shown in 2.10 चलो यहाँ पे बोला जा रहा है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो अभी एक प्रोसेस नीचे हम लोग देखे, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, तो उसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करेंगे डिफरेंट गैसेस हवा से। तो एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, देखो ये एग्जांपल 11th क्लास में भी दिया हुआ है। तो एयर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, कैन बी सेपरेटेड बाय इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम हवा को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं,
द फ्लो डायग्राम शोज द स्टेप टू स्टेप प्रोसेस। देखो जैसे हवा है, एयर के बारे में बोल रहा है। कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, कंप्रेस किया जाता है इसको और फिर ठंडा किया जाता है। टेम्परेचर कम करना है, टेम्परेचर कम करना और प्रेशर बढ़ाना है। ठीक है, टेम्परेचर कम करना है, प्रेशर बढ़ाना है, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ये सब पढ़ा चुके हैं, सॉलिड से लिक्विड और गैस में कैसे जाता है, सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाता है, लिक्विड से गैस में कैसे जाता है। तो हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गैस से लिक्विड में भेजा जा रहा है। ठीक है, गैस से लिक्विड में भेजा जा रहा है। तो क्या किया, कंप्रेस कर दिया गैस को। ठीक है, और टेम्परेचर कम कर दिया। तो टेम्परेचर कम करने से बताए थे सब पास पास आना चालू, या गैस का पार्टिकल बहुत दूर दूर रहता है। ठीक है, तो टेम्परेचर कम कर देंगे और उसको कंप्रेस करेंगे तो सब लोग क्या होगा, थोड़ा पास आना चालू होगा। इसलिए गैस किस में कन्वर्ट हो गया, एयर में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड एयर में। अब लिक्विड एयर से क्या हुआ, अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब ये लिक्विड एयर को बार बार फ्रैक्शनल कॉलम में क्या करते हैं, कूल डाउन कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं। अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। और फिर गैसेस सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे सेपरेट होगा। मतलब अभी तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि एक ही ये लगा के रखे, हो सके यहाँ पे एक लगा दे। ठीक है, एक अलग हाइट पे लगा दे, तो अलग अलग हाइट पे लगाएंगे तो अलग अलग गैस एक ही बार में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट -183 होता है, आर्गन का -186, नाइट्रोजन का -196। परसेंटेज एयर वॉल्यूम कितना कितना है, ये 20.9% है, ये 0.9% है, और ये 78.1%। ठीक है, देखो इफ वी वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन एयर। अब बोल रहा है कि यदि ऑक्सीजन हमको चाहिए तो क्या करना होगा, जितना गैस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसको उससे अदर अदर गैस को अलग कर दो। ठीक है, हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन एयर, तो जो बचेगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। देखो एयर को कैसे कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा के, प्रेशर हमको बढ़ाना है। ठीक है, प्रेशर कैसे बढ़ेगा, एरिया को छोटा करना होगा। मतलब यदि तुम किसी रूम में हो और बोलेंगे प्रेशर बढ़ाना है, तो ये रूम का एरिया को हमको क्या करना होगा, छोटा करना होगा। जैसे मान लो अर्लियर एरिया ए था तो प्रेशर पी है, तो अब इस एरिया ए को तुमको स्मॉल ए करना होगा, और ये इधर से भी कंप्रेस कर रहा है, ये इधर से भी कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, एंड डिक्रीजिंग, हाँ टेम्परेचर को तुम कम करोगे तो पार्टिकल सब अपने पास आने लगेगा, लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। तो अब वो जो लिक्विड एयर तुम्हारा बन गया है उसको यहाँ पे क्या करते हैं, वार्म अप करवाते हैं। फिर where gases get separated at different height and depending upon their boiling point, और इसको जब हीट कर देते हैं तो जो this liquid air is allowed to warm up slowly in fractional distillation column where gases get separated at different height depending upon their boiling point। तो जिसका जैसा बॉइलिंग पॉइंट है उस हिसाब से, ठीक है, वो जो गैसेस पार्टिकल है अपना अलग अलग हाइट पे सेपरेट होते जाएगा। जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट कम ज्यादा है तो वो बहुत पहले ही तुम्हारा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सबसे पहले सेपरेट होगा। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है वो सबसे लास्ट में इलिमिनेट होगा इस कंडेंसर के थ्रू। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग तुमको अरेंज करना है। विच गैस फॉर्म द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड। जैसे एयर कूल होगा तो कौन सा गैस तुम्हारा लिक्विड बनेगा। ये सब क्वेश्चन घर से तुम लोग को ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई करके आंसर बताना है। देखो यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म लगा के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म लगा के रखा है कि कैसे एयर को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ से सिंपल हवा आ रहा है, देखो यहाँ पे प्रेशर क्या कर रहा है, बढ़ाया जा रहा है, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। प्रेशर बढ़ाना मतलब ये दोनों सामने आएंगे तो एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो हॉट एयर हो गया, गर्म हवा हो गया। ठीक है, उसके बाद वाटर, यहाँ से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, यहाँ से ठंडा वाटर जा रहा है और यहाँ से वाटर बाहर आ रहा है। तो ये जो गर्म हवा है उसको कूल करना है, बोले ना टेम्परेचर कम करना है। तो टेम्परेचर कम करना मतलब ये नहीं कि उसको फ्रीज में रख देगा। तो टेम्परेचर कम करने के लिए यहाँ पे एक दिमाग लगाया है कि यहाँ से ठंडा पानी को भेज रहा है और इसके कंटेक्ट में वो जो गर्म वाटर आएगा यहाँ से वो अपने आप ठंडा होकर नीचे बैठता जाएगा। फिर यहाँ से कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है, ठंडा हो गया हवा, अब यहाँ से कोल्ड कंप्रेस्ड एयर को भेजा जा रहा है जो सेपरेटर है। यहाँ पे देखो पहला सेपरेटर यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा बाहर हो गया, किस किस फॉर्म में, ड्राई आइस के फॉर्म में। तो तुमसे पूछेगा एग्जाम में अदर नेम फॉर ड्राई आइस, या ड्राई आइस कौन सा गैस को बोला जाता है। ठीक है, तो तुमको बोलना होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो नोन है ड्राई आइस। ठीक है, जो स्टेज में तुम देखते हो ना ऐसे धुआं निकल रहा है, पूरा भूत वाला सीन बनाना रहता है, तो वहां पे स्मोकिंग इफेक्ट इसी से आता है तुम्हारा ड्राई आइस से।
इसके बाद देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है एलिमिनेट हो गया, इसके बाद फिर एक्सपेंशन जेट है लिक्विड एयर के लिए, नाइट्रोजन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन अलग हो गया, आर्गन अलग हो गया, और यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन जमा होना चालू हो गया, यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जमा हो गया। चलो, हाउ कैन वी ऑब्टेन द प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल? ठीक है, इम्प्योर सैंपल से प्योर कॉपर कैसे मिलेगा? तो उसके लिए एक बताया गया यहाँ पे एक्टिविटी कि 5 ग्राम सैंपल लेना है कॉपर सल्फेट का चाइना डिश में, ठीक है, उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर देना है, उसके बाद फिल्टर आउट इम्प्योरिटीज, मतलब जो इम्प्योरिटीज है उसको फिल्टर आउट कर दो, फिर इवापोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कल या परसों हम लोग पढ़ रहे थे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, जब तुम मान लो चीनी डिसॉल्व कर रहे हो, शुगर डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में, तो एक लेवल आएगा कि तुम इतना चीनी ऐड किए, इतना ज्यादा चीनी ऐड कर दिया कि अब वो पानी और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे कि उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद वो थोड़ा डिसॉल्व होगा तो उसमें और पानी ऐड करेंगे, उसके बाद तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो cover the solution with filter paper and leave it undisturbed at a room temperature to cool slowly. You will obtain the crystal of copper sulfate in China dish. So this process is called crystallization. Crystallization process को यहाँ पे इस एक्टिविटी में एक्सप्लेन किया है। देखो, इसका एक और तरीका है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस देखना है तो तुम पहले सॉल्ट को डिसॉल्व कर लो वाटर में बहुत ज्यादा, और उसके बाद फिर उसको हीट करने के लिए छोड़ दो, तो सारा वाटर इवापोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट होगा वो इस सब पे चिपका हुआ मिलेगा तुमको, तो उसको तुम बोल सकते हो कि क्रिस्टल्स है। ठीक है, कवर द सॉल्यूशन विद फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब रूम स्लोली। तो ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, पूछ सकता है एग्जाम में। देखो, द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड्स, सॉलिड्स को प्यूरिफाई करना है तो क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी इंप्योरिटीज। देखो, सॉल्ट जो यूज करते हैं सी वाटर से, उसमें बहुत सारा इंप्योरिटीज रहता है, तो उस इंप्योरिटीज को हटाने के लिए क्या करेंगे कि प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस का यूज करते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन इज प्रोसेस दैट सेपरेट प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन का कैसा प्रोसेस है, ये क्या करता है, प्योर सॉलिड को निकालता है, सेपरेट से प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के फॉर्म में प्योर सॉलिड को कलेक्ट करना है एक सॉल्यूशन से। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवापोरेशन टेक्निक। तो पूछ रहा है कि सिंपल इवापोरेशन टेक्निक से कैसे डिफरेंस है तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन में भी तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इवापोरेट करवा दे रहे हैं, वाटर पूरा उड़ जा रहा है और यहाँ पे बचा रह जा रहा है जो सॉल्यूट है। तो यहाँ पे बोला कि इवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चार्ड ऑन हीटिंग और ड्राइनेस। ठीक है, मतलब क्या क्या बोला जा रहा है, हाँ, तो कुछ जो सॉलिड होता है वो डिकम्पोज हो जाएगा तुम्हारा, लाइक शुगर में गेट चार्ड ऑन हीटिंग और टू ड्राइनेस, some impurities may remain dissolved in solution even after filtration, on the evaporation this contaminate the solid। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक दिया है कि इवापोरेशन का क्या ड्रॉबैक हो सकता है। तो पहला यहाँ लिखा है कि सम सॉलिड डिकम्पोज, ठीक है, कुछ कुछ सॉलिड जो होता है वो डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिसॉल्व, और उसमें क्या होता है इवापोरेशन में कि कुछ कुछ इम्प्योरिटीज तुम्हारा डिसॉल्व रह जाएगा। ठीक है, ऑन इवापोरेशन दिस कंटामिनेट द सॉलिड। उसके बाद फिर क्या करेगा, इवापोरेट होने के बाद तुम्हारा जो लिक्विड में डर्ट गंदा था, जो इम्प्योरिटीज था, वो तुम्हारे सॉलिड पार्ट को भी कंटामिनेट कर देगा। फिर एप्लीकेशन पूछ रहा है, किसका एप्लीकेशन पूछ रहा है बताओ, क्रिस्टलाइजेशन का। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट है, सबसे पहले समुद्र से जो जाके सॉल्ट हम लोग ये लेते हैं, तो वो प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, तो वो किस प्रोसेस से होता है, क्रिस्टलाइजेशन से होता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम, ठीक है, फिटकरी घर पे यूज होता है, पापा लोग यूज करते हैं सेविंग में। फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, ठीक है, सेपरेशन करना है फिटकरी का, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। 10 by choosing one of the above method according to the nature of component। देखो, नेचर ऑफ कंपोनेंट तुमको देखना है कि कैसा कंपोनेंट है तुम्हारे मिक्सचर में। वी गेट ए प्योर सबस्टेंस, तब हम लोग को प्योर सबस्टेंस मिलता है। विच एडवांस विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मेनी मोर मेथड ऑफ सेपरेशन हैव बीन डिवाइज्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा मेथड को डिवाइस किया गया, जैसे ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स, ए फ्लो डायग्राम ऑफ टिपिकल वाटर वर्क इज शोन। ठीक है, फ्रॉम दिस
process involved to get the drinking water to your home from the water works and decided it into class। ठीक है, चलो ये तो हो गया। देखो ये वाटर सेटलिंग टैंक के बारे में बताया गया, ये रिजर्वियर है। ठीक है, यहाँ पे सारा पानी कलेक्ट हो रहा है टू अलाउ सॉलिड टू सेटल। यहाँ पे जब ये पानी आ रहा है ना, यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ तुम्हारा बेस बना होगा इस तरीके का, यहाँ से जो पानी यहाँ पे आ रहा है तो इसको टाइम दिया जा रहा है सेडिमेंट होने का। जो जो चीज गंदा वंदा है, जो वाटर से भारी है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वाटर से, वो नीचे आके सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सेटल होगा, कचरा सेटल होगा। ठीक है, और ऊपर पानी फ्लो करता रहेगा, ऊपर पानी फ्लो करेगा। ठीक है, इसके बाद ये पास हो जाएगा लोडिंग टैंक में। लोडिंग टैंक में क्या होता है, द सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज। तो ये क्या करता है, जो अपना मन से नीचे बैठ गया सेडिमेंटेशन टैंक में, वो तो बैठ ही गया, लेकिन जो क्या हो रहा है कि यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, इस यहाँ पे घूम रहा है जो, उसमें क्या होगा, उसको हम लोग लोड करते हैं ऊपर से, इसमें फिटकरी या फिर कुछ डाल के या पोटास एलम डाल के इसको लोड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिकल सब ऐसे हवा में घूम रहा था ना, डिस्पर्स्ड हो गए, वाटर में घूम रहा था, तो उसको ऊपर से अब डोज मिलने लगता है। ऊपर से उसको लोडिंग, मतलब इसके ऊपर वेट बढ़ा दिए जाते हैं लोडिंग करके, और वो लोग अपने आप नीचे सेटल हो जाते हैं। ठीक है, देखो तो इस तरीके का कुछ सीन दिख रहा है यहाँ फिल्ट्रेशन टैंक में। नीचे ग्रेवल है, फिर फाइन सैंड है, फिर वाटर है, फिर कोर्स ग्रेवल है। ये सब से पास होके फिर क्लोरिनेशन होता है लास्ट में। क्लोरिनेशन क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर सुने होंगे घर में अभी तक, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करते हैं क्लोरिनेशन के लिए, और उसके बाद वो तुम्हारे टैप में आता है पानी। यही चीज लिखा हुआ है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, और फिर व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, क्या क्या होता है, एलिमेंट का डेफिनेशन, कंपाउंड का डेफिनेशन, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफ्रेंशिएट, और लास्ट में ये तुम लोग को सबसे फर्स्ट में बता दिया गया था। ठीक है, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, एलिमेंट और ये पढ़ना हम लोग को। यहाँ पे अभी जो पढ़े हम लोग, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ना। तो फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस तक आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होता है। तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग जो देखे थे, वी हैव लर्न अबाउट फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे। ऐसा प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसको बिना टच किए ही तुम बता सको। ठीक है, जिसको बिना टच किए तुम बता सको, जैसे ऑब्जर्व लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये सब क्या है, तुम बिना देख के, मतलब सिर्फ देख के ही बता दोगे, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट बता चुका हूँ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, ये होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट is a physical change because the changes occur without a change in the composition and no change in the chemical nature of substance। देखो, तो ये क्या बोला जा रहा है कि जो इंटर कन्वर्जन होता है ना, इंटर कन्वर्जन मतलब सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, वो क्या है, वो फिजिकल चेंज है। वो एक तरह का फिजिकल चेंज है। जैसे मान लो तुम दिवाली में कैंडल जलाए, तो कैंडल क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो और वो जो मेल्ट होके नीचे आ रहा है ना, उससे तुम एक नया कैंडल बना सकते हो। तो वही चीज बोला है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इन इज ए फिजिकल चेंज। वो क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसमें कुछ चीज चेंज नहीं हो रहा, बिकॉज द चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन। चेंज इन कंपोजिशन नहीं हो रहा, नो चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ द सबस्टांस। सबस्टांस के केमिकल नेचर में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। जैसे तुम कैंडल जला के मोम को तुम वहां पे कलेक्ट कर रहे हो, तो जो तुम्हारे पास कलेक्ट हो रहा ना, वो ऑलरेडी वैक्स ही है। जो वैक्स को तुम मेल्ट कर रहे हो, वही 100% प्योर वही वैक्स है। ठीक है, तो तुम उसको दोबारा यूज भी कर सकते हो। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि फिजिकल चेंज है वो, क्योंकि तुम्हारा स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड वैक्स से लिक्विड वैक्स में चला गया, बट वहां पे उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ सब्सटेंस सेम है। वो भी वैक्स था, ये भी वैक्स है, बट यही डिफरेंस है कि वो लिक्विड बन चुका है और वो सॉलिड है। ठीक है, ऑल्दो आइस वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट। ठीक है, देखो आइस क्या होता है, जो बर्फ है, वो तुमको अलग दिखता है किससे, वाटर से, और वाटर वेपर से भी। वाटर वेपर से भी तुमको आइस और वाटर डिफरेंट दिखता है।
बट वो सब क्या है, सब फिजिकल, ऑल लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे बट दे आर केमिकली सेम। केमिकली क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, केमिकली ये सब सेम है, तीनों का फॉर्मूला तुम H2O ही लिखोगे, भले फिजिकल प्रॉपर्टी वो लोग अलग शो कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। देखो, वाटर ऑयल अलग, वाटर तुम्हारा और कुकिंग ऑयल, ठीक है, कुकिंग ऑयल का नेचर जो भी है और वाटर का जो भी नेचर है, दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो उसके बारे में बोला है कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक उसका डिफरेंट है, लेकिन फिजिकल क्या है, फिजिकली दोनों लिक्विड है। फिर बोल रहा है दे डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी। तो ऑर्डर मतलब अलग अलग स्मेल भी आएगा, वाटर से अलग आएगा और ऑयल से अलग आएगा। और इनफ्लेमेबिलिटी मतलब उस कितना ज्यादा ज्वलनशील है, कितना ज्यादा वो जलेगा जल्दी। वाटर का तो सबको पता ही है, तेल का भी पता है। वी नो दैट ऑयल बर्न इन एयर। देखो, ऑयल बर्न इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। ऑयल क्या करता है, हवा में जल जाता है, लेकिन वाटर क्या करता है, तुम्हारा फायर एक्सटिंग्विश करता है। अब बोल रहा है इट इज ए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। तो वाटर और ऑयल दोनों फिजिकली लिक्विड है, लेकिन वाटर डिफरेंट है तुम्हारा ऑयल से। ठीक है, तो कैसे डिफरेंस हो रहा है, तो बोल रहा है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है ऑयल का ना, वो उसको वाटर से डिफरेंस कर दे रहा है, डिफरेंट कर दे रहा है। फिर देखो, बर्निंग इज ए केमिकल चेंज। कुछ भी चीज बर्न हो रहा है तो वो केमिकल चेंज है, क्योंकि वहां पे बॉन्ड टूट रहा है और बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, बॉन्ड टूट रहा है और बॉन्ड बन रहा है, तो वो क्या है, तुम्हारा फिजिकल केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सबस्टांस रिएक्ट विथ अनदर, मतलब बर्निंग के टाइम बोल रहा है कि बर्निंग में क्या होता है कि एक सबस्टांस रिएक्ट करता है दूसरे सबस्टांस से टू अंडरगो ए चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, बर्निंग में क्या होता है, एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस से कंपेयर मतलब compete कर रहा है अपना कंपोजिशन को चेंज करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो तुम मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को बर्न कर दिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो MgO बन जाता है। ठीक है, तो अब ये पहले मैग्नीशियम था और अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो केमिकल नया, एक नया बॉन्ड जुटा मैग्नीशियम के साथ। तो बॉन्ड यदि जुड़ रहा है और पुराना बॉन्ड टूट रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंज चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज ले आता है। जैसे तुम वाटर को कन्वर्ट कर दे रहे थे आइस में, आइस को तुम कन्वर्ट कर दोगे फिर वाटर में, या वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर दोगे, तो तुम्हारा वाटर सेम ही चीज है, वाटर वहां पे एज इट इज अवेलेबल है। ठीक है, वाटर एज इट इज अवेलेबल है, बट चेंज क्या हो रहा है, उसका एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म चेंज हो रहा है। लेकिन केमिकल वाले में क्या होगा ना, केमिकल प्रॉपर्टी में तुम्हारा अलग तरीके से होगा। केमिकल चेंज brings change in the chemical property of matter and we get new substance, मतलब नया सबस्टांस बन रहा। लाइक यहाँ पे तुम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे थे और यहाँ पे तुम्हारा क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ये नया कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो दिस इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, एक केमिकल चेंज इज ऑल्सो नॉन एज केमिकल रिएक्शन। तो तुम केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो। चलो, यहाँ पे बोला गया है कि ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल, देखो बोथ फिजिकल चेंज भी हो रहा है, केमिकल चेंज भी हो रहा है। ये क्वेश्चन पूछ देगा, गिव एग्जांपल ऑफ चेंज इन विच फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस। तो एग्जांपल होगा बर्निंग ऑफ कैंडल, क्योंकि कैंडल जो बर्न हो रहा है तो वहां पे जो वैक्स कलेक्ट हो रहा है ना, वो वैक्स क्या मेल्ट हो रहा है, वैक्स तुम्हारा मेल्ट हो रहा है, और वो एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, जो मेल्ट हो रहा है तुम्हारा वैक्स, वो क्या है, फिजिकल चेंज है। और जो वहां पे रिबन बर्न हो रहा है ना, रिबन जो कैंडल का बर्न हो रहा है, वो एक्चुअल में केमिकल चेंज है, क्योंकि द रिबन इफ वंस बर्न विल नॉट कम बैक। ठीक है, वो रिबन तुम्हारा एक बार जल गया तो वापस नहीं आएगा, बट जो वैक्स तुम्हारा मेल्ट हो रहा है वो बार बार आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा चेंज के बारे में, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। चलो, अब देखो, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सबस्टांसेस। ठीक है, तो प्योर सबस्टांसेस का हम लोग कल देखेंगे, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। ठीक है।